Good evening, everyone. लास्ट क्लास में बच्चों हमने सेक्शन एफ डिस्कस किया था और डिस्पर्शन स्टार्ट किया था और बेसिकली कुछ होमवर्क और दिया था हमने। क्या क्या होमवर्क था बेटे? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन जी, राइट? ये पूरा था। तो डिस्कशन कर ले बच्चों हम लोग, क्योंकि संडे को ये सेक्शन जी तक तो टेस्ट में आएगा ही। अच्छा, मैंने दे दिया है ऑलरेडी। परमिशन टू रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी दे दिया बेटे अरमान। ओके, सेक्शन जी से डाउट पूछ लेते हैं बेटे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है एक बच्चा। बेटे मेरा ख्याल है पहले सेक्शन जी डिस्कस कर लो। पार्ट 1 का G3। पार्ट 1 का G1।
देखो बेटे G1 क्या है, 2 two identical thin converging lenses brought in contact so their axes coincide are placed 12.5 centimeter from an object. What is the optical power of the system, and each lens if the real image is found by the system of lenses is 4 times as large as the object. रियल इमेज बन रही है तो V पॉजिटिव है, राइट? V is positive, U is negative. तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो वो इन्वर्टेड ही होगी। मैग्निफिकेशन को V बाई यू लिखते हैं तो वो नेगेटिव आएगा, तो यानी मैग्निफिकेशन को मैं -4 लिखता हूँ। 4 गुना तो मैग्नीट्यूड हो गया और -4। अब V और U कोऑर्डिनेट्स ही मान लो और लिख दो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, और V की जगह लिख दूंगा कितना, -4U प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ से 4U एलसीएम आ गया, -1 प्लस 4 इक्वल टू 1/F, तो 3/4U इज 1/F। तो U की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 3F बाई, सॉरी लेंस फॉर्मूला यूज करना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिख दिया है, माइनस आएगा तो यहाँ पर भी आएगा माइनस। है ना, मतलब मैंने u का साइन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, वो अपने आप अब सॉल्व करके नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो -5/4u इक्वल टू 1/f, तो f की क्या वैल्यू आ गई, -4u/5, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, तो u को अब मैं -12.5 रख देता हूँ। नाउ आई सब्स्टिट्यूट बाय द वैल्यू ऑफ u, तो ये 12.5 इंटू 4 करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50/5 10 आ जाएगा, है ना। अब ये देखो, ये जो फोकल लेंथ आई है, ये 1/f को 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसा लिखेंगे, तो आएगा 1/10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई f1, मतलब कि f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर के बराबर f1 की वैल्यू। अच्छा, जीवन के बाद अगला क्या डाउट था? G3, ओके। देखो बेटे G3 में हमें क्या दिया हुआ है, इसके दो पार्ट हैं, है ना।
पहले पार्ट में तो क्या है, सिर्फ हमारे पास एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी जो कॉन्वेक्स साइड है उसको हमने सिल्वर्ड कर दिया, यानी रिफ्लेक्टिंग बना दिया। अब इसको हम कैसे मान सकते हैं बच्चों? इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एक कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव मिरर के रूप में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो रेडियस हमें क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ हैज रेडियस 20 सेंटीमीटर और कॉन्केव की रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला कॉन्केव है, इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, नीचे वाला कॉन्वेक्स है, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दी हुई। अब देखो क्या होगा, ये 60 20 और इस मिरर की भी रेडियस को हम क्या लेंगे 20। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर तो क्लियर हो गया, -10 हो जाएगा, राइट। 20 का आधा और नेगेटिव क्योंकि कॉन्केव मिरर है। ये 2 इंटू 1/fl की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। 1/fl को हम लिख सकते हैं μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 को लिख देंगे, ये रेस को ऐसे इंसिडेंट मार रहे हैं तो r1 को नेगेटिव लिख देंगे, -60 माइनस 1/r2। r2 को भी नेगेटिव लिख देंगे तो -20। तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 60, एलसीएम आ गया, यहाँ पे -1 और यहाँ पर +3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आ जाएगा कितना बेटे, 3/60, 1/20 ऐसा आ जाएगा। इस 1/fl की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर लो, तो 1/f इक्विवेलेंट आ जाएगा -1/10 माइनस 2/20, राइट। तो ये -1/10 -1/10, तो -2/10 -1/5, तो f इक्विवेलेंट कितना आ गया, -5। इसका मतलब कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना लिखेंगे उसका, 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। ये अपने पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर रखना पड़ेगा, अरे मैंने गलत सॉल्व कर दिया, यस यस। हाँ हाँ, यहाँ पे 1.5 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो -1 +3 करेंगे तो तो 2 बचेगा, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा। तो 1/fl जो है वो 1/60 ही आ जाएगा। इसको हमें लिखना पड़ेगा कितना, 60।
तो इसको जब फाइनली आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1/10 -1/30, और इधर से मैं एलसीएम लूंगा 30, तो -3 -1, ये 1/f इक्विवेलेंट आएगा। एफ इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे, -30/4, यानी कि -7.5 सेंटीमीटर, ऐसा एफ इक्विवेलेंट को रखेंगे, राइट। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना। हम चाहते हैं कि ये पता लगाना कि ऑब्जेक्ट को इस सिस्टम से कहां पे हम रखें कि उसकी इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। तो कितना दूर रखना पड़ेगा बेटे मेरे को, इससे 15 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाएगी, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर का आ रहा है। अच्छा, इसका एक पार्ट और है। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, ये जो कॉनकेव वाला पार्ट था उसको एक लिक्विड से और फिल कर दिया अपन। ये कॉनकेव वाले पार्ट को क्या कर दिया, एक लिक्विड से फिल कर दिया। तो हमें पता लगाना है कि क्या होगा। तो अब देखो ये कैसे बिहेव करेगा, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की तरह से, एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस की तरफ से, और एक कॉनकेव मिरर की। सॉरी बच्चों, देखो क्या हो, और वो उसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ये 3/2 है, ठीक है। अपर सरफेस की रेडियस क्या थी बेटे, अपर सरफेस की रेडियस थी 60 और लोअर की रेडियस थी 20। तो ये दोनों 60-60 के हो जाएंगे और ये नीचे वाले दोनों 20-20 के। अब देखो फिर से फॉर्मूला तो हम यही यूज करेंगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm -2 इंटू 1/fl, और fm की वैल्यू तो हमें पता है -10 है। ये जो 1/fl है ना, ये बेसिकली अब लेंस, दो लेंसेज से मिलके बना हुआ, लेंस जो है वो खुद दो लेंसेज से मिलके बना हुआ है। तो हो जाएगा 1/fl1 प्लस 1/fl2। अब इन दो लेंसेज में से जो वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो पता है अपन, वो पिछले पार्ट में अपन ने पता कर ली थी। वो फोकल लेंथ क्या आई थी बेटे, एफ एल इक्वल टू 60 आ गया था, या 1/fl कितना आ गया था, 1/60। सेकंड वाले की फोकल लेंथ और पता चल जाए तो इस पूरे की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको पता चल जाएगी। अब सेकंड वाले की फोकल लेंथ कैसे पता करें, 1/fl2 इज इक्वल टू 3/2 -1, सॉरी 4/3 -1 इंटू 1/∞ -1/-60। तो 4/3 -1 कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/60, तो ये 1/180 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, -1/10 -2 इंटू 1/60 प्लस 1/180, तो ये हो जाएगा -1/10 -2, यहाँ से कितना एलसीएम आया, 180 एलसीएम आया, और ये 3+1 हो गया, तो ये हो जाएगा -1/10, 3+1 इज 4,
तो ये हो जाएगा 445 से कैंसिल हो जाएगा, तो -2/45 ऐसा आता है। तो एफ इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ रही है बेटे? यहाँ से हम 90 एलसीएम अगर ले रहे हैं तो -9 और माइनस कुछ गलत हो, देयर इज सम कैलकुलेशन। करेक्ट है क्या? तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटे? -1/10 माइनस 2 इंटू 4/180। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90। तो -1/10 -2/45, ये 1/f इक्विवेलेंट ऐसा आ रहा है। इधर से मैं एलसीएम लूंगा तो 90 आएगा, -9 और 45 2 और 90, तो एफ इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ रही है बेटे? -90/30। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा बेटे? माइनस ऑफ बेसिकली 180 डिवाइडेड बाई 13 ऐसा है। तो 180/13 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आता है भाई? (13.84 सेंटीमीटर). तो यहाँ पे 13.84 सेंटीमीटर आ रहा है, और पहले इक्विवेलेंट रेडियस कितना आ रहा था? 15 आ रहा था। तो ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 15 माइनस 13.84 यानी कि कितना? 1.16 सेंटीमीटर शिफ्ट। यही आंसर है क्या बच्चों? एक बार इसका चेक करना, तो वेरीफाई करो तो क्या यही आंसर है क्या?
चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही है। ठीक है, और बोलो बच्चों, और क्या डाउट है इसके बाद? पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा सेक्शन जी ना? देखो ये क्या है बेटे, a convex lens of focal length 25 centimeter and concave lens of focal length 20 centimeter are mounted coaxially separated by d centimeter. The power of combination is 0, then d is equal to। अच्छा हाँ बेटा, देखो ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है। क्या होता है अगर दो लेंस के बीच में सेपरेशन d है, ठीक है, इफ टू लेंसेज, अभी तक जो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पढ़ा था उसमें क्या था, लेंसेज के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल रखते थे। अगर लेंसेज के बीच का सेपरेशन d है तो 1/f इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा बेटे, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको बेसिकली याद रखना है। अब बेसिकली ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 0 चाहते हैं। देखो वैसे तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे आप। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 0 का मतलब क्या है कि अगर हमने इस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट करे तो वापस से क्या हो, हम चाहते हैं कि वो रेस पैरेलल ही हो जाए, फाइनली पैरेलल ही रह जाए, ऐसा अपन चाहते हैं। अब देखो, पैरेलल फाइनली रेज रहने के लिए इस तरह का डायग्राम बनना ही बनना चाहिए, राइट? ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, तभी जाकर के रेस फाइनली पैरेलल रह पाए। अब देखो ये जो पूरी दूरी है बेटे, कौन सी वाली, ये पूरी दूरी, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के बराबर है। ठीक है, बेसिकली इसको हम f1 नाम दे सकते हैं, और ये वाली जो दूरी है ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ के बराबर है, इसको f2 नाम दे सकते हैं। तो d को कितना लिखेंगे, d को लिखेंगे f1 माइनस f, d को कितना लिखेंगे f1 माइनस f, तो 25 माइनस 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखो एक बार जीवन भी पूछ रहा है, वो क्या बोल रहे हैं कि इस तरह का हमारे पास सेटअप है, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ 10-10 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, उनके बीच की जगह को पानी से भर दिया, उसका रिफ्रैक्टिव 4/3 है, ऑप्टिकल पावर ऑफ द सिस्टम हमसे पूछ रहे हैं भाई क्या हो। तो देखो ऐसा है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और इनके बीच की जगह को हमने भर दिया किससे, पावर वाटर से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अच्छा, दोनों लेंसेज की अलग अलग फोकल लेंथ हमको 10-10 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये 10 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी हम,
जैसे एक लेंस को अलग मान लो, इसकी फोकल लेंथ जो 1/10 दी हुई है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 1 इंटू 1/∞ माइनस 1/r। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 इंटू 1/r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, r की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर की मदद से इस कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस बनेगा पानी वाला, उसकी फोकल लेंथ पता कर लेते हैं। उसके दोनों सरफेसेस की रेडियस 5-5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। उसके दोनों सरफेसेस की रेडियस कितनी आ जाएगी, 5-5 सेंटीमीटर। तो उसका फोकल लेंथ को अगर मैं एफ डैश कहता हूं, तो वो होगा 4/3 माइनस 1 इंटू 1/-r-1/r। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू -2/r। तो 1/f डैश की वैल्यू आ जाएगी -2/50। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो 1/10 -2/15 प्लस 1/10। तो यहाँ से क्या है बच्चों, हम कितना एलसीएम ले लें, 30 एलसीएम ले लेते हैं। 3 - 4 + 3। तो एफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, 30 डिवाइडेड बाई 6 - 4 2। तो ये 15 सेंटीमीटर के बराबर एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। पावर पता लगानी है तो 1/15 इंटू 10 की पावर -2। तो 100/15 ऐसा करना पड़ेगा। 15 6 90 6.67 डायोप्टर्स ऐसी पावर इसकी आ जाएगी। अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर इसे लेंस फॉर्मूले से किया बट आंसर गलत आया। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या आप, G5 की? कौन सा, यही वाला फॉर्मूला लगाया जो मैंने लिखा है यहाँ? ओके ओके ओके। तो ये सेक्शन जी हो गया भाई। अब एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 पे आ जाए। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 भी होमवर्क में दिया था ना मैंने। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पे आ जाते हैं भाई। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है। और कोई? बताते जाओ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर एक एक करके बताता जाऊंगा। 4 भी है, 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है बेटे? अच्छा, वो मिरर वाला सवाल है। हम्म। ऑब्जेक्ट जो है वो तो मिरर से 2l डिस्टेंस की दूरी पर चल रहा है, ठीक है। देखो ये दो प्लेन मिरर्स हैं, एक ऐसा है और एक प्लेन मिरर। दोनों की लेंथ कितनी कितनी है? दोनों की लेंथ एल एल। और इनके बीच का जो गैप है वो भी कितना है? बीच का गैप है वो भी एल के बराबर। यहाँ एक ऑब्जर्वर है बेटे, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइन पे चल रहा है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस लाइन, और वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता ही चला आ रहा है। और ये जो डिस्टेंसेस हमें दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है कितनी? दिस इज डी। और ये जो पूरी डिस्टेंस दी हुई है, ये दी हुई है कितनी? तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटे, क्या होगा जैसे जैसे ये चलता जाएगा उसकी इमेज जो है वो मिरर से 2D डिस्टेंस के पीछे एक लाइन है वहां पे चलती जाएगी। उसकी इमेज क्या होगी? 2D डिस्टेंस पीछे एक लाइन है वहां पे चलती जाएगी, है ना। जैसे जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो उसकी इमेज कुछ ऐसे ठीक सामने बन रही, जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी इमेज इधर ऐसे ठीक सामने बन रही है ना। अब देखो बात क्या है कि हम चाहते हैं कि वो इमेज इस ये ऑब्जर्वर देख पाए। तो वो इमेज को देख पाने के लिए क्या होना चाहिए? इस ऑब्जर्वर की आंख में मिरर से टकरा करके रिफ्लेक्टेड रेज जानी चाहिए, राइट। अब देखो वो रेज कैसे जाएंगी इसकी आंख में, कहाँ तक की रेज जाएंगी? देखो मैं क्या करूं, मिरर के दोनों एंड से इस ऑब्जर्वर को ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो होगा क्या, आ, इस तरह से इसको तुम समझो कि ये दो पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रेज बन रही होंगी वो इसकी आंख में पहुंच पाएंगी, है ना। मतलब जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के ठीक सामने होगा, यहाँ कहीं पे होगा, तो क्या होगा, इधर से रेज जाकर के इसकी आंख में गिरेगी।
और इधर से इस पे जा रही है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो दो पोजीशंस नजर आ रही है ना आपको, ये आगे जाकर के इस लाइन पे कहीं मिल रही होगी, तो ये पूरी पोजीशन, इस दौरान क्या होगा, ऑब्जर्वर इमेज को देख पाएगा। अब इस डिस्टेंस को अगर मैं डी डैश मान लेता हूं, तो बेसिकली क्या रेशियो में लिख सकता हूं, एल डिवाइडेड बाई डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 3D। क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 2D है, तो सिमिलर ट्राइंगल वाले रेशियो के लिए तो मुझे ये वाली पूरी डिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी। तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3L। मतलब क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इस लाइन पे 3L डिस्टेंस चलेगा, तब तक यहाँ बैठे ऑब्जर्वर को इस ऊपर वाले मिरर के जरिए इमेज दिखाई देती रहेगी। फिर बीच में क्या होगा, देखो इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट के नीचे आया, फिर इमेज दिखाई देना बंद हो जाएगी। अभी इमेज नहीं दिखाई देगी उसको। कब तक नहीं दिखाई देगी, देखो कब तक इमेज नहीं दिखाई देगी, ये यहाँ पे, फिर इस वाले टुकड़े से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास ऐसे पहुंचेगी, यानी कि ये यहाँ पे है, यहां से दोबारा दिखना चालू होगी, और फिर और कब तक दिखाई देती रहेगी, फिर और तब तक दिखाई देती रहेगी जब तक कि ये अपन इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करके यहाँ तक ना, ऐसे जितना डिस्टेंस इधर ऊपर था, उतना ही डिस्टेंस इधर मेरे को नीचे और मिल जाए। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, 3L ही आ जाएगी। तो टोटल जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट कितना मिलेगा आपने, 3L बाई यू, 3L प्लस 3L। तो टाइम कितना लगा, 6L बाई यू टाइम के लिए इमेज दिखाई देती रहेगी। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहे हैं, एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर पर पैरेलल रेज हमने इंसिडेंट करी, जो कि एक्सिस से थीटा एंगल पे अलाइन थी। तो बताओ, थर्ड रिफ्लेक्शन, 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इस बीम के बाद एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखो कैसे करें बेटे इसको, कि ये कॉनकेव मिरर है, और ये इसके सामने प्लेन मिरर, और ये लाइन एक्स एक्सिस है, और ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस। और किस तरह से रेज इंसिडेंट हुई, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे रेज। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे थीटा एंगल पे जाएंगे,
अब देखो कॉनकेव मिरर को क्या लगेगा बेटे, कॉनकेव मिरर को लगेगा इफ वी जस्ट लुक, ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया, अब यहां से दूसरा रिफ्लेक्शन। कॉनकेव मिरर को लगेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वहां से रेज जो हैं वो ऐसे चल करके आ रही, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा और ये थीटा एंगल पे रेज इंसिडेंट है। तो हमें पता है कि ऐसे केस में क्या होता है, ये उन सारी रेस को फोकस के ठीक नीचे कन्वर्ज कर देता है और कितनी डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर देता है बेटे, फोकस से एफ थीटा डिस्टेंस नीचे इसको कन्वर्ज कर देता है, इस तरह से इसको कर। अब ये हुआ दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज फॉर्म हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रेज आगे चल करके वापस से प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको हम I2 नाम दे सकते हैं। ये I2 क्या कर रहा है, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखो ये पूरी दूरी d है और ये वाली दूरी f है, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, d माइनस एफ। तो ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी d माइनस, और ठीक सामने इमेज बनाता है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनेगी I3 वो इधर बन जाएगी, f थीटा डिस्टेंस नीचे बन जाएगी। अब इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इमेज का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा d माइनस एफ और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एफ थीटा। ये ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके अलावा क्या डाउट्स था, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखो उसमें क्या बोल रहे हैं बेटे, इन द फिगर शोन द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई, AB is principal axis of the mirror must be, है ना। देखो क्या है, एक हमें लाइन दी गई है AB और उसके बारे में बोल रहे हैं कि ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर एंड एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो, D1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और उसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, आई पॉइंट पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से D2 डिस्टेंस पे बन रही है। और ये बोल रहे हैं कि D2 जो है वो D1 से बड़ा। D2 इज ग्रेटर देन D। इसका मतलब मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है बेटे वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो ये कैसी इमेज बन रही है, इमेज इज इन्वर्टेड, magnification is less than 0 as image is inverted।
तो इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? फॉर इन्वर्टेड इमेज या तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बने या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बने, दो ही केस में इन्वर्टेड इमेज बन सकती है। अब ये हमें सवाल में ही स्पष्ट करके दे दिया गया है कि रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है, तो इस केस को तो अपन भूल सकते हैं, ऑब्जेक्ट रियल, तो इमेज भी रियल बन रही है उसकी। अच्छा ध्यान दो, क्योंकि इमेज बड़ी साइज की बन रही है, इसका मतलब क्या है? इमेज की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए मिरर से, ठीक है? तो इसका मतलब मिरर इसी तरफ हो सकता है। इसी प्रकार से क्या होगा? ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा, इमेज रियल हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है वो इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा आ जाए। ये बात समझ में आती है? उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था बेटे? उसमें हमसे बोल रहे हैं कि देखो ये भी वो एफ थीटा वाले कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। ये प्रिज्म कितने एंगल का डेविएशन करेगा? डेविएशन ड्यू टू प्रिज्म अगर मैं लिखूं तो वो n-1 इंटू अल्फा ऐसा आ जाएगा। n कितना है? 3/2, तो 3/2 -1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना आ जाएगा? 1.8 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0.9 डिग्री का डेविएशन प्रिज्म करेगा। प्रिज्म विल डेविएट बाय 0.9 डिग्री। अब क्या है? ये मिरर, और ये इस तरह से रेज इस पर गिरी थी प्रिज्म पे, तो प्रिज्म इनको ऐसे 0.9 डिग्री एंगल से डेविएट करा के मिरर पे गिरा देगा। मिरर को लगेगा कि बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, वहां से इमेज रेज आ रही है, तो ये क्या करेगा? उनको फोकल प्लेन में एफ थीटा डिस्टेंस नीचे कन्वर्ज करवा देगा। एफ थीटा डिस्टेंस नीचे इनको कन्वर्ज करवा देगा। तो हमसे यही पूछा है, क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज। तो अब देखो इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 इंटू थीटा। अब थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा 0.9 पाई बाई 180। ये एक 10 से ये 10 कैंसिल हो जाता है, इधर 10 नीचे जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो पाई बाई 20 आ, 3.14 डिवाइडेड बाई 20। इसकी यूनिट क्या आएगी? जो यूनिट एफ की पुट करोगे वही इसकी यूनिट आ जाएगी। एफ सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.57 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं? 1.57 मिली। 1.57 मिलीमीटर।
8। 8 क्या है बेटे देखो दो कॉनकेव मिरर हैं, उनकी ऑप्टिकल एक्सिस में 3 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है ना। एक मिरर है M1 और ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, और दूसरा मिरर है M2 उसकी ऑप्टिकल एक्सिस कुछ इस तरह। This is axis 2, this is axis 1। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बेटे? ऑब्जेक्ट पहले वाले की एक्सिस पे रखा हुआ है और उसके पोल से 15 सेंटीमीटर्स की दूरी पर। टू कॉनकेव मिरर्स ऑफ सेम फोकल लेंथ 10-10 सेंटीमीटर, दोनों का फोकल लेंथ हमको दिया गया है। देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया गया है ना, फॉर्मूले में पुट करते समय तो नेगेटिव यूज करेंगे ही। कॉनकेव मिरर की एफ नेगेटिव होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स भी दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है बेटे? दैट इज 20 सेंटीमीटर। मिरर्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है कितनी? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कंसिडर टू रिफ्लेक्शंस, पहला M1 पर, देन ऑन M, फर्स्ट ऑन M1 देन ऑन M2, ऐसा हमें दिया। तो M1 के लिए तो क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सिस पे है तो इमेज भी एक्सिस पे ही बन जाएगी। मिरर फॉर्मूला लगा दें, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। M1 के लिए जब मिरर फॉर्मूला लगाओगे तो M1 पे इंसिडेंट रेज लेफ्ट में जा रही होंगी, तो मिरर के लेफ्ट साइड पॉजिटिव आ जाएगा, मिरर के राइट साइड नेगेटिव आ जाएगा। तो 1/v प्लस 1/u, u को कितना लिख देंगे? -15 इक्वल टू 1/f, f हो जाएगा -10, तो 1/v हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10, तो 30 एलसीएम आता है, 2 - 3 कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, रेस को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे जाकर के मिल रही हैं प्रिंसिपल। ठीक है बेटे, अब ये पूरी दूरी अगर 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना, 30 माइनस 20 10 हो जाएगी, ये I1 होगा। अब क्या होगा बेटे, I1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 acts as virtual object for M2। तो उसके लिए जब फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो u को लिख दूंगा +10
और उसका भी f को लिखूंगा -10, तो ये आ जाएगा 1/v इक्वल टू -1/10 -1/10, यानी कि -2/10। तो v की वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर, ऐसी v की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये तो x कोऑर्डिनेट आया, ध्यान दो जो मिरर 2 है उसकी एक्सिस ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। कितना ऊपर रखा हुआ है? इन दोनों की एक्सिस के बीच में कि जितना गैप था उतना ऊपर रखा हुआ है। कितना गैप है इन दोनों के एक्सिस के बीच में? 3 सेंटीमीटर। तो मिरर 2 के लिए मैं ऐसा इमेजिनेशन कर सकता हूं कि एक कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, उसके टिप की इमेज बतानी है कहाँ पे बनेगी। तो आई कैन यूज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वो होता है -b/u। v आया है -5 और u था कितना? +10। तो ये मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी। इमेज भी किधर बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनेगी, और यहां से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगी, तो यहां कहीं पर बनेगी। ये दूरी आएगी 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कौन सा कोऑर्डिनेट पता करना है बेटे? ये आधा क्यों कर दिया? कि मैग्निफिकेशन आधा आ गया ना। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम लाइन ए बी पता करना है, तो वो तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है सब लोगों को? देखो जब भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस के या मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं रखा हुआ है, थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो उस केस में आप उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट जो है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, और पार्ट 1 में से, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में से और कोई डाउट है क्या बेटे? ट्वेल्थ, देखो 12th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं? A thin white parallel beam of light is incident on a parallel glass vacuum interface as shown. The beam may not undergo dispersion after suffering deviation at the interface. The beam is not incident normally on the interface. ये बोल रहे हैं कि साहब एक तरफ ग्लास है, एक तरफ वैक्यूम, और ग्लास की तरफ से पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई है। किस तरफ से इंसिडेंट हुई है बेटे? ग्लास की तरफ से। ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब ये बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि डेविएशन तो हो जाए, डेविएशन तो हो जाए लेकिन डिस्पर्शन ना हो। और ये वाइट लाइट है, तो भैया इसका क्या मतलब? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा एक तरीके से पॉसिबल है, देखो क्या है। हाँ, अगर रिफ्रैक्शन होता है, इफ वी कंसिडर ओनली रिफ्रैक्शन,
then of course this is not possible. If we consider only refraction, then deviation without dispersion in given case is not possible. लेकिन यहां पर क्या है, ध्यान दो, since rays are traveling from denser to rarer medium, there is a possibility of total internal reflection. अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए फॉर ऑल द कलर्स, तो सारे के सारे कलर्स का क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से होता है, जो कि सिर्फ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो तो सिर्फ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो क्या होगा, सारी की सारी कलर, नहीं ग्लास से वैक्यूम में जाने पर डिस्पर्शन वैसे तो हो सकता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो वैसे नहीं होगा, वैसे तो हो सकता है। देखो रिफ्रैक्शन अगर हुआ तब तो हो जाए, क्यों बेटे, देखो क्या है, भले ही वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए सेम है लेकिन ग्लास का तो अलग अलग है ना। तो जब अपन स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो उसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा तो सही। देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इनटू साइन आर, यानी कि आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन आई। मतलब अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो सबके लिए अलग अलग है, रेड के लिए ये सबसे कम है, तो रेड के लिए क्या होगा, अगर बाहर निकलती है रे तो रेड सबसे कम एंगल पे निकलेगी और वॉयलेट सबसे ज्यादा एंगल पे बाहर निकलेगी। तो अगर रिफ्रैक्शन हो गया तब तो डिस्पर्शन भी साथ में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हो गया, और वो भी इस वजह से पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि ग्लास से वैक्यूम में जा रही है, वैक्यूम से ग्लास में आ रही होती तो वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और बोलिए भाई। 10, 10th क्या है बेटे, देखो 10th में बोल रहे हैं फॉर ए प्रिज्म केप्ट इन एयर अपेक्स एंगल 45 डिग्री, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 45 डिग्री फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, एक प्रिज्म है, उसका अपेक्स एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री के बराबर उसका अपेक्स एंगल। और ये बोल रहे हैं कि ग्रेजिंग इंसिडेंस पे जब मैंने लाइट को भेजा, कैसे भेजा बेटे, ग्रेजिंग इंसिडेंस पे भेजा, इस तरह से भेजा था।
ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। तो क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस 45 डिग्री मिलता है। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना मिलता है बेटे? 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पर एंटर किया है, तो किसी एंगल पर इस तरह से रिफ्रैक्ट होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? 45 डिग्री पर बाहर। अब देखो क्या है, ये बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ एंगल बन रहा है R1, तो पहले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दूं तो क्या मिल जाएगा? 1 × sin 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, यानी साइन R1 की क्या वैल्यू मिल जाएगी बेटे? 1/μ। अब यहाँ जो एंगल बनेगा R2, R2 को लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस R1। तो अब इस वाले जो सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए स्नेल्स लॉ लगा दो, तो मिल जाएगा म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 × sin 45 डिग्री। तो म्यू इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस R1 ये बराबर है किसके? साइन 45 डिग्री। तो के तो आ जाएगा म्यू साइन 45 डिग्री माइनस R1 को एक्सपैंड कर दो, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस R1 माइनस cos 45 डिग्री इंटू साइन R1, और ये बराबर होगा किसके? 1/√2। ठीक है, अब इसको 1/√2 लिख सकते हो। cos R1 की वैल्यू क्या लिखें? इसको मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर R1 ऐसा लिख देता हूँ, और cos 45 1/√2 हो जाएगा। साइन R1 को फिर से 1/μ लिख दो, एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। ये √2 से ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यू इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर R1, तो 1/μ का स्क्वायर माइनस 1/μ इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से हम इसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटे? अच्छा, ये म्यू अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो इधर ये म्यू ऐसा है। ठीक है, तो आ जाएगा म्यू इंटू √ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल होता है, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 4, म्यू स्क्वायर आ जाएगा 5, यानी म्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी? रूट। म्यू की वैल्यू बराबर आ जाएगी किसके? √5। ये बात समझ में आती है बेटे? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, नहीं 14, 12 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? इन केसेस ऑफ रियल इमेजेस फाउंड बाय थिन कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमेज डिस्टेंस। पहला स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? मैग्निफिकेशन इज प्रोपोर्शनल टू इमेज डिस्टेंस। दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? मैग्निफिकेशन इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और तीसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं?
directly proportional to distance of image from nearest principal focus. Directly proportional to distance of image from nearest principal focus. M is directly proportional to distance of image from nearest principal focus. Inversely proportional to distance of object from nearest principal. देखो मैग्निफिकेशन को बेटे हम f अपॉन f प्लस यू लिखते हैं ना फॉर अ लेंस, भाई 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसको u से मल्टीप्लाई कर देते तो u/v माइनस 1 इक्वल टू u/f। तो u/v की वैल्यू आ जाती है u/f प्लस 1, यानी कि u/v आ गया u प्लस f अपॉन f, मतलब v/u कितना आ गया f अपॉन f प्लस u। ये ऐसा जैसे मान लो क्या है कि ये इसकी फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट कुछ x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन की क्या, अच्छा रियल रियल के लिए क्या होना, रियल इमेज के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के लेफ्ट में रखा होना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस f। तो u को क्या लिखूंगा, माइनस x लिखूंगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा f अपॉन f माइनस x, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर लिखूंगा तो वो आ जाएगा f अपॉन f माइनस x का मॉड ले लेंगे तो वो x माइनस f आ जाएगा। अब ये x माइनस f क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है कि नहीं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन जो आ गया वो f अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट फोकस आ गया। तो क्या मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट फोकस आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट प्रिंसिपल फोकस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है, ये फोर्थ स्टेटमेंट तो सही हो गया। अब इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में ना लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ऐसा किसने कहा तुमसे, लीनियर मतलब वन डायमेंशन, वो वन डायमेंशन ऐसी वाली भी तो हो सकती है, ये भी लीनियर ही है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज आल्सो लीनियर मैग्निफिकेशन, राइट, एंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज आल्सो लीनियर मैग्निफिकेशन, दोनों ही लीनियर मैग्निफिकेशन, समझ रहे हैं। लीनियर का मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होता है बेटे, लीनियर तो कोई भी वन डायमेंशन हो सकती है, वो एक्स वाई जेड एनीथिंग इज लीनियर इफ इट इज ओनली अलोंग वन डायमेंशन। कौन सा लेंगे कैसे पता चलेगा, बाय डिफॉल्ट हमें ट्रांसवर्स ही लेना होता है, अगर कुछ नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या लेना होता है, ट्रांसवर्स। ये बात समझ में आई बेटे। अच्छा एक चीज और समझो, देखो क्या है, जब हमने लिखा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इस पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दो, तो v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f, तो v/v हो जाएगा 1 माइनस v/f इज इक्वल टू v/u।
तो ये हो जाएगा एफ माइनस वी अपॉन एफ, दैट इज इक्वल टू वी बाई। अब देखो ये जो है ये चीज क्या लिखी हुई है ना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो ये हो जाएगा, देखो इमेज कहां पर बनेगी इस तरह के ऑब्जेक्ट की, ये और 2f से और आगे ही बनेगी, यहाँ कहीं पर इमेज बने। ठीक है, तो ये जो है ये है v। अब v में से अगर मैं f सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम नियरेस्ट फोकस आ गया। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम नियरेस्ट फोकस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है मैग्निफिकेशन। तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन सही, 3 and 4 both are correct। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओलंपियाड 2017 स्टेज 1 का सवाल। और बोलो बेटे, और क्या डाउट? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया अभी। 15 देखो 15 में क्या बोल रहे हैं, 1 and 2 भी होगा ना? नहीं, 1 and 2 नहीं होगा। 1 and 2 क्यों होगा बेटे? नहीं देखो, m इक्वल टू वी बाई यू की मदद से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये v बाई यू जब आप लिख रहे हो तो देखो v एंड u आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? When you change u, denominator will change but numerator will also change, right? So therefore I cannot say that magnification is inversely proportional to object distance, and similarly I cannot say that magnification is directly proportional to image distance because v and u are dependent। जबकि ध्यान दो यहाँ पर जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी की बात करी थी, तो देखो जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास डेनोमिनेटर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, न्यूमरेटर में एफ था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस में चेंज भी करूंगा तो एफ नहीं चेंज होने वाला है उससे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देख करके मैं बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रॉम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को देख करके बोल सकता हूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट फोकस, क्योंकि डेनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू चेंज व्हेन आई चेंज दिस डिस्टेंस, राइट? लेकिन m इक्वल टू वी बाई यू को देख के तुम ये नहीं बोल सकते कि इमेज डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए वो दोनों आंसर नहीं होंगे, 1 and 2 आंसर नहीं होगा, ओनली 3 and 4 ही करेक्ट होंगे। अच्छा, अब 15th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th में हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक छोटा सा स्फेयर दिया गया है। ठीक है, और rays from an object immersed in water traverse spherical air bubble। अच्छा, ये एक एयर बबल है और इसमें आसपास क्या है? पूरा वाटर। और ये बोल रहे हैं कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट, बेसिकली दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार वाटर से एयर में और फिर से एयर से वाटर, ऐसे दो बार रिफ्रैक्शन। Object is located far away from the bubble. Its image is seen by observer on the other side of the bubble। इमेज कैसी बनेगी? तो देखो हम क्या करें, पहला रिफ्रैक्शन लगाएं तो n2 हो जाएगा 1, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। यू को इन्फिनिटी ले लेते हैं क्योंकि बहुत दूर दिया ही हुआ है,
इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। तो 1 बाई v की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3r। तो v की वैल्यू हो जाएगी -3r। पहली सरफेस इमेज कहां पर बनाएगी बेटे? -3r पर इमेज बनाएगी। तो 3r डिस्टेंस लेफ्ट में इमेज बनी। मैग्निफिकेशन अगर हम लिखें तो n1 बाई n2 इंटू वी बाई यू लिखना होगा। तो n1 इज 4/3, n2 इज 1, v इज -3r and u is infinity, very large, right, very large value। तो ये तो मैग्निफिकेशन बहुत ही कम आ रहा है। अच्छा, u को भी नेगेटिव रखूंगा मैं, -d टाइप का रखूंगा, वेयर d टेंडिंग टू इंफिनिटी ऐसा रखूंगा। तो यहां से देखता हूं तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये इमेज तो कैसी बन रही है? इरेक्ट बन, जैसी भी हो इरेक्ट बन रही है, हालांकि बहुत कम साइज की बन, लेकिन इरेक्ट बन। अब ये जो 3r पे इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो 3r में ये डिस्टेंस ऐड कर दूं 2r, तो क्या मिलेगा? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। यू को कितना लिख देंगे? -5r इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। तो 4/3v प्लस 1/5r। 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1/3r। तो 4/3v की वैल्यू आ जाएगी -1/5r माइनस 1/3r। तो यहाँ से 15r ये आ जाएगा एलसीएम, -3 -5। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी? -20r/8 ऐसी v की वैल्यू आ जाएगी। -20r/8 का मतलब कितना होता है बेटे? -2.5r। ठीक है, तो लेफ्ट ही आ रहा है। अभी मैग्निफिकेशन निकालोगे m2 तो वो आ जाएगा n1 बाई n2 इंटू वी बाई n1 है 1, n2 है 4/3 इंटू वी इज -2.5r डिवाइडेड बाई यू। यू को कितना लिखेंगे? -5r। तो फिर से पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, लेकिन इमेज को तो वर्चुअली कहेंगे बेटा। इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड लेफ्ट में 2.5r, इस सरफेस से 2.5r डिस्टेंस लेफ्ट में इमेज, और इरेक्ट ही बनेगा क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इमेज विल बी इरेक्ट। ऑप्शंस अगर देखें तो किस तरह के दिए हुए हैं? वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो वर्चुअल और इरेक्ट तो बनेगी, और डिमिनिश्ड ही बनेगी बेटे, क्योंकि पहला वाला मैग्निफिकेशन ही इतना कम रहेगा कि उसकी वजह से ओवरऑल मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 ही आएगा। और ये वाला मैग्निफिकेशन भी हाँ लेस देन 1 ही तो आ रहा है, दोनों ही मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तो डिमिनिश्ड ही इमेज बनेगी। m1 इज आल्सो लेस देन 1 एंड m2 इज आल्सो लेस देन 1। तो पहली इमेज डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड की और डिमिनिश्ड, तो अल्टीमेटली डिमिनिश्ड ही बनेगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये आंसर इसका। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई बेटे सबको? ओके बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए हमने इतना ही आज किया है ये डिस्कशन। बाकी अब टेस्ट है तुम्हारा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। रिवाइज करके जाओ, नोट्स को रिवाइज करके जाओ, सारे एग्जाम्पल्स को दोबारा पढ़ के जाओ, और कोई डाउट है तो कल व्हाट्सएप पे मुझको पूछ लो। ठीक है?
बाकी अगर तुम्हारी कोई डाउट क्लास है तो उसमें पूछ सकते हो। अगली क्लास में मिलते हैं फिर अपन, है ना। बचा हुआ पार्ट कंप्लीट ऑप्टिक्स का करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।